एक देश जो कभी इतना गरीब था कि आधे से ज्यादा आबादी के पास 2 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन महज 40 सालों में उसने ऐसी तरक्की की कि आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। हम बात कर रहे हैं चीन की। वही चीन जो कभी अफ्रीकी देश सूडान जैसी भुखमरी से जूझ रहा था, वहां बदहाली थी, लेकिन आज वही देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा है। साल 1978 में चीन का योगदान ग्लोबल जीडीपी में महज 2% था। लोगों की प्रति व्यक्ति आय जाम्बिया और सूडान जैसे गरीब देशों के बराबर थी। आज वही चीन डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पावर हर क्षेत्र में दुनिया को चुनौती दे रहा है। पॉवर्टी रेट अब यहाँ 1% से कम जा चुका है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 18% के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि इस असंभव से दिखने वाले टारगेट को चीन ने हासिल कैसे किया, आखिर क्या हुआ? आइए चीन की इस पूरी आर्थिक सफलता की डिटेल केस स्टडी को समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। करीब 4 दशक पहले चीन एक बंद कम्युनिस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, जिसमें हर चीज पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। न निजी कंपनियां थी और न ही विदेशी निवेश। लोग बस जितना कमाते थे उसका बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। खेती बाड़ी ही मुख्य आधार थी जीवन चलाने का, लेकिन उसका उत्पादन भी इतना कम था कि लोग पेट भरने के लिए तरस जाते थे। माओ जेडोंग के दौर में हुई गलतियों ने हालात को और बिगाड़ दिया, जैसे कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे प्रयोग, अनियोजित औद्योगिकरण और खेती से जुड़ी खराब नीतियां। इन सब के कारण भारी अकाल पड़ा और लाखों लोग भूख से मारे गए। देश तकनीकी तौर पर पिछड़ा हुआ था, विदेशी दुनिया में भी उनका कोई संपर्क नहीं था और स्थिति बांग्लादेश से भी फटेहाल थी। ऐसा लग रहा था कि चीन का भविष्य तय है, बेहद अंधकार में। लेकिन 1976 में माओ की मौत के बाद और 1978 में देंग शाओरिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन का भाग्य बदलने लगा। देंग पुराने कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन उनकी सोच काफी मॉडर्न थी। वो विचारधारा से ज्यादा परिणामों पर विश्वास रखते थे। उनकी एक प्रसिद्ध लाइन भी है कि बिल्ली भले ही काली हो या सफेद हो, अगर वो चूहा पकड़ती है तो वो अच्छी बिल्ली है। यानी सिस्टम कैसा भी हो, अगर उससे रिजल्ट आ रहा है तो इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देंग ने पहली बार ये कहा कि कम्युनिज्म जरूरी है, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए मार्केट इकोनॉमी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से शुरू हुई चीन की सबसे बड़ी यात्रा, रिफॉर्म और ओपनिंग अप की। चीन के दक्षिणी तट पर चुनिंदा इलाकों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था शेनजेन। उस समय शेनजेन सिर्फ एक छोटा मछुआरों का गांव हुआ करता था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के बाद वहां सरकार ने कंपनियों को टैक्स में भारी छूट दी। बेहद सस्ती दरों पर जमीन मुहैया कराई गई। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत उपलब्ध कराए गए। विदेशी कंपनियों के लिए आसान नियम बनाए गए। ये मॉडल इतना सफल साबित हुआ कि कुछ ही सालों में शेनजेन गांव से बदल करके दुनिया का टेक्नोलॉजिकल हब बन गया। चीन की असली क्रांति शुरू होती है खेतों से। देंग ने शुरुआत में ही एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इसमें किसानों को सरकारी कोटा पूरा करने के बाद जो उनके पास बचा हुआ प्रोडक्ट था उसको खुद बेचने की आजादी दी गई। ये छोटा सा कदम चीन के ग्रामीण इलाकों में एक भूचाल की तरह था। उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। किसानों की आमदनी पहली बार दोगुनी और तिगुनी हुई। खाने की कमी दूर हुई और लाखों लोग भुखमरी से बाहर आए। गरीबी हटने लगी तो लोग नई चीजों पर ध्यान दे सके, जैसे कि एजुकेशन और बिजनेस। इसकी वजह से शहरों में बेहतर अवसर देखने को मिले और लोग माइग्रेट करने लगे। फिर आता है 1990 का दशक। चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनने की ओर कदम बढ़ा दिया था। चीन ने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया कि सबसे सस्ता और सबसे तेज प्रोडक्शन वाला देश बनना है। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, सस्ती लेबर दी गई। चीन की विशाल आबादी ने उसे बड़ी वर्कफोर्स दी। मजदूरी यहाँ पर बेहद सस्ती थी, इसलिए अमेरिका में जो चीज $10 में बनती थी वो चाइना में महज $2 में बन जाती थी। दूसरा कदम था जमीन और बिजली का सस्ता होना। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्रियों को बेहद सस्ती दरों पर जमीन और बिजली मुहैया कराई। इससे कंपनियों की जो कॉस्ट थी वो आधी हो गई। और तीसरा कदम था विदेशी तकनीक को सीखना और उसे अच्छे से कॉपी करना। विदेशी कंपनियों को फ्रीडम दी गई चीन में, पर बदले में तकनीक सीखने की नीति अपनाई गई। चीन ने आने वाले हर ब्रांड से वहां की स्थानीय कंपनियों को नई तकनीक सिखाई, नई मशीनें दी गई, नए मैनेजमेंट के तरीके सीखे। कुछ ही सालों में ये लोग न सिर्फ उस तकनीक को कॉपी करने लगे थे, बल्कि उससे भी बेहतर प्रोडक्ट बनाने लगे। ऐसे ही मेड इन चाइना पूरी दुनिया में फैल गया। फिर बारी आती है WTO में एंट्री की। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ ही चीन की ग्रोथ को पंख लग गए। साल 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ। इसके बाद दुनिया के बाजार में चीन का माल भर गया। हर बड़ी कंपनी नाइकी, एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, डेल सब अपनी सप्लाई चेन चीन लेकर के आए। सरकार ने बदले में पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर अरबों डॉलर खर्च किए। कुछ ही सालों में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे तेज विकसित होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगी, करोड़ों लोग गांव की तरफ से शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे। एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ जिसके पास पैसा भी था और सपने भी। नए शहर बनाए गए। मजदूर वर्ग अब मिडिल क्लास में तब्दील हो गया और मिडिल क्लास अपना बिजनेस बनाने लगा। बिजनेस से टैक्स बढ़ता गया और देश की GDP लगातार चढ़ती गई। ये सब एक ऐसे देश में हुआ जहां सिर्फ 40 साल पहले तक लोग दिन में एक बार भी खाना मुश्किल से खा पाते थे। उनके पास पैसा ही नहीं था। तेजी से विकास के साथ कुछ समस्याएं भी पैदा हुई चीन में, जैसे कि पर्यावरण का विनाश, भ्रष्टाचार, गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई, विदेशी कंपनियों की कुछ शिकायतें। लेकिन चीन की ग्रोथ मशीन नहीं रुकी क्योंकि राष्ट्र हित का एक प्राथमिक एजेंडा बन चुका था चीन का विकास। आज का चीन सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि इनोवेशन की ताकत भी है। आज चीन दुनिया की फैक्ट्री भर करके नहीं रह गया है, अब वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में भी शामिल है। हुएई, अलीबाबा, टेंसेंट, BYD ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करते हैं, ये नई तकनीक भी बनाते हैं, उसको पेटेंट कराते हैं, फाइल करते हैं और अमेरिका को चुनौती देते हैं। चीन का लक्ष्य अब मेड इन चाइना नहीं बल्कि इन्वेंट इन चाइना हो चुका है। चीन ने दुनिया को यह दिखाया कि सही रणनीति, मजबूत नेतृत्व और निरंतर सुधार किसी भी देश की किस्मत को बदल सकते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरी जर्नी में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है।